हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, क्लास 12 कृषि रसायन के सारे जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो राजस्थान बोर्ड में आपके आने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, चाहे वो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हों या फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सके। रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला चैप्टर का है हमारा, जिसमें हम पहला हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो मैं थोड़ी देर रुकूंगा यहाँ पे, उसके बाद में मैं टिक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है, इसका आंसर होगा 45%। खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हमारे, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है। यहाँ ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप, इसका आंसर होगा जलवायु, ठीक है। सक्रिय कारक कौन सा है? जलवायु। बाकी के समय धरातली कैसे हैं? असक्रिय कारक। तीसरा, चट्टानों का अपक्षय रोग किस प्रकार होता है? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर होगा सभी। चौथा क्वेश्चन, अपक्षय द्वारा खनिजों के साथ जल अणुओं के रासायनिक संयोग को कहते हैं। ऑप्शन आप पढ़िए, आंसर होगा जल योजन। जल योजन, ठीक है। खनिजों के साथ जल अणुओं के रासायनिक संयोग को जल योजन कहते हैं। कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, आंसर होगा इसका संगमरमर। छठवां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है। परसेंटेज किसकी सर्वाधिक मिलती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर होगा नाइट्रोजन। 78% तक पाई जाती है। CO2 0.003%, ऑक्सीजन केवल 21% पाई जाती है। कैल्साइट खनिजों से निर्मित चट्टान है। कैल्शियम जिसमें खनिज आयन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो चूने का पत्थर यानी कि लाइमस्टोन में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं? ऑप्शन आप पढ़िए, आंसर होगा 75%। ओके, ये तो टेक्स्ट बुक के हो गए क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के। पहला क्वेश्चन हमारा ये हमारे हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक के अलावा यहाँ पे हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा में रंध्रों का अवकाश का प्रतिशत होता है। ऑप्शन आप पढ़िए, मैं यहाँ पे आपको टिक करके बताऊंगा। 50%। कितना होता है? 50%। दूसरा देखिए, मृदा जल का हिस्से के अनुसार आयत अनुसार होता है। मृदा जल का हिस्सा कितना आयतानुसार होता है? आंसर देखिए, इसका होगा 25%, ठीक है। तीसरा है, रंध्र अवकाश में मृदा वायु का आयतन होता है। आंसर होगा 25%। अगला है पृष्ठ मृदा। अब पृष्ठ मृदा और पृष्ठ मृदा अलग होती हैं, तो पृष्ठ मृदा की परत की मोटाई होती है। आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। अगला है हमारा, थलमंडल पर आग्नेय चट्टानों का भाग होता है। आंसर होगा 95%। 95%। अगला है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। कौन सा है? ग्रेनाइट। अगला, अवसादी चट्टान का उदाहरण है डोलोमाइट। ये चट्टानों के प्रकार मैं आपको लिंक में दे दूंगा, जहाँ से आप पढ़ के इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। पहला, अब आते हैं हम, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। आंसर होगा पहला संगमरमर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय खनिज का उदाहरण है। आंसर होगा जियोलाइट। आंसर होगा इसका जियोलाइट। जिप्सम का सूत्र है। आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 जल के अणु। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप POP बोलते हैं, उसका होता है कैल्शियम सल्फेट .12H2O, जल के आधे अणु।
ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो प्लास्टर हम चढ़ाते हैं हड्डी को जोड़ने के लिए। ये हमारा पहला चैप्टर हो जाता है। अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं हम, पाठ्य पुस्तक के टेक्स्ट बुक के प्रश्न पे। तो मैं आंसर होगा 0.1 से 5% तक। दूसरा, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 4 से 9 और अनुपात 1। ये कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है। तीसरा है, मृदा में जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत हैं। आंसर होगा बी, पौधे और जंतु। अगला है, विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम है, अपघटन के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना माना गया है? आंसर होगा 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला, जीवांश पदार्थ में मृदा की धनायन क्षमता होती है। जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन क्षमता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा बढ़ती है। ठीक है। जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन बढ़ती है, घटती है, अप्रभावित, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बढ़ती है। उभय प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है। प्रोटोजोआ होते हैं, ऑप्शन देखिए, आंसर होगा सरलतम एक कोश के सूक्ष्म जंतु। अगला पढ़िए, फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच है। आंसर होगा 4 से 5। अगला पढ़िए, वह प्रक्रम जिससे मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है कहलाता है। ये नाइट्रोजन चक्र में पढ़ाया हुआ है मैंने, ये कहलाता है नाइट्रीकरण। ठीक है। नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण की अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना कहलाता है। यानी कि नाइट्रेट वापस से नाइट्रोजन में बदल जाए, इसे आप क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। ये नाइट्रोजन साइकिल से हैं, जो मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है। अगला आ जाता है हमारा 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। अगला है हमारा 11वां, कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना कहलाता है। ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 1 से 15% तक। दूसरा पढ़िए, जीवांश पदार्थ में वसा और वसा यौगिक का प्रतिशत होता है 1 से 8%। तीसरा, सरल शर्करा का उदाहरण है ग्लूकोज। मृदा में जीवांश पदार्थों का विघटन होता है, चौथा क्वेश्चन है आपका 7 पर, pH 7 पर। ह्यूमस में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, आंसर होगा 35%। सहजीवी बैक्टीरिया हैं जो सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, आंसर होगा राइजोबियम, जो मटर कुल में पाए जाते हैं। अवायवीय जीवाणु का उदाहरण है, अवायवीय जीवाणु का 7वां क्वेश्चन है आपका, आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाता है। विनाइट्रीकरण प्रक्रम यानी कि नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बदलवाने में कौन सा बैक्टीरिया भाग लेता है? तो इसका आंसर होगा स्यूडोमोनास। कौन सा होगा? स्यूडोमोनास। पर्णहरित पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है किस में? मटर कुल यानी कि चना में भी मिलेगा और मक्का में भी मिलेगा, यानी कि दोनों में। 10 का आंसर, सॉरी ये मक्के में नहीं मिलेगा, केवल चने में मिलेगा। ठीक है, तो आंसर होगा चने में, यानी कि ऑप्शन ए। दोनों नीचे लिंक में भी जाके आप देख सकते हैं। मोंटेमोरिलोनाइट में 2 अनुपात देखने को मिलता है। कोलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा थॉमस ग्राहम को। मृदा कार्बनिक कोलाइड है, आंसर होगा ह्यूमस। केओलियोनाइट कैसा है? अकार्बनिक कोलाइड है। 5वां क्वेश्चन, कार्बनिक कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता होती है, आंसर हो जाएगा 150 से 300 सेंटीमोल प्रति केजी। ओके, अब हम आ जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मृत्तिका कणों का व्यास होता है, आंसर होगा 2 माइक्रोन से कम। कार्बनिक कोलाइड है तो इसमें होगा आंसर ह्यूमस। मृदा कोलाइड्स के प्रकार होते हैं,
आंसर होगा 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। निम्न में से टाइप 1:1 टाइप का क्ले खनिज कौन सा है? तो आंसर होगा केओलियोनाइट। केओलियोनाइट का संरचना सूत्र, अब मैंने संरचना सूत्र भी आपके लिए पढ़ाए हुए हैं, सभी में कंपैरिजन करके बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा Al4 Si8 O10 OH का होल 8। इलाइट जो समूह है उसकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 660 से 100 सेंटीमोल प्रति केजी। मोंटीमोरिलोनाइट मृतिका खनिज का सतही क्षेत्रफल होता है, इसका होगा बताइए 700 से 800 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम पे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो जाता है मृदा कोलाइड। अब हम आ जाते हैं अगले चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, आंसर होगा ह्यूमस में। आयन विनिमय एक प्रक्रम है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है, दोनों दिशाओं में चल सकता है। क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन की प्रधानता होती है? ऑप्शन में आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडियम आयन की अधिकता होती है। विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर विनिमय कैसा होगा? अगर धनायनों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो धनायन विनिमय अधिक होगा। धनायन विनिमय के विपरीत ऋणायनों को रखने की क्षमता बढ़ती है, किसके साथ बढ़ती है? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अम्लता के साथ बढ़ती है ऋणायनों को रखने की क्षमता। ऋणायन विनिमय को क्या कह सकते हैं आप? ठीक है, तो यहाँ पे अम्ल विनिमय ऋणायन विनिमय को कह सकते हैं, जबकि भस्म विनिमय आप धनायन विनिमय को कह सकते हैं। दोनों में बेसिक सा अंतर है। कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता होती है, तो आंसर होगा 200 सेंटीमोल प्रति केजी। अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आ जाते हैं इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है, मृदा में पाए जाने वाले धनायनों में सबसे अधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा? ऑप्शन होगा कैल्शियम। मोंटीमोरिलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान कितना होता है? आंसर देखिए आप, 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। बलुई दोमट मृदा की धनायन विनिमय क्षमता का मान होता है 5 से 10 सेंटीमोल प्रति केजी। अब ये जो सूत्र है, मैंने 3 सूत्र पढ़ाए हुए हैं आपके लिए, मैंने इंपॉर्टेंट। प्रतिशत बीज संतृप्ति की गणना का सूत्र क्या होता है? तो आंसर होगा बी। ठीक है, 100 × S/T। ओके, अगला है हमारा कार्बनिक पदार्थों की धनायन विनिमय क्षमता का मान होता है। कार्बनिक पदार्थों का आंसर होगा 200 से 400 सेंटीमोल प्रति केजी। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारा अगला चैप्टर पीएच से संबंधित है और सॉइल रिएक्शन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएच शब्द किसने दिया था? तो मैंने इसका सारांश पढ़ाया हुआ है आपके लिए। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। पीएच स्केल से पीएच के पासे को माप सकते हैं। इसकी सीमा होती है 0 से 14 तक। कहाँ से? 1 से 14 तक नहीं, 0 से 14 तक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, 1 से 14 में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पीएच और पीएच का योग कितना होता है? तो आंसर आप देख के बता सकते हैं, कितना होगा? 14। मृदा का उभय प्रतिरोध किसके परिवर्तन में प्रतिरोध प्रदर्शित करता है? तो वो पीएच के परिवर्तन में प्रतिरोध दिखाता है। उभय प्रतिरोध क्षमता दर्शाती है, क्या दिखाती है? दोनों ही गुण, अम्लता और क्षारीयता। ये तो हो जाते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के। अब आ जाते हैं हम पीछे के। डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है? ये आपके अर्धवार्षिक में भी आया हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, H+ आयन और OH आयन मृदा कोलाइड पर समान संख्या में होने पर मृदा अभिक्रिया होती है, कैसी होगी? आपकी उदासीन हो जाएगी। जब मृदा कोलाइड पर H+ आयन का सांद्रण OH आयन की अपेक्षा ज़्यादा हो जाए तो मृदा अभिक्रिया होगी आपके अम्लीय। क्या होगी? अम्लीय। H+ आयन ज़्यादा हो गए। pH का सूत्र क्या होता है? वो ये होता है -log H+। 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट क्ले का pH मान होता है। आंसर होगा बी, 5.2 से 5.8।
अगला है सामान्य पौधों और फसलों के लिए उपयुक्त पीएच का मान होता है। छठवां क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट 6.5 से 7.5 पीएच। किस पीएच मान पर मृदा का भौतिक गुण बहुत अच्छा होता है? ऑप्शन है हमारे पीएच 7 पर मृदा का भौतिक गुण है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, हम लास्ट हमारा चैप्टर है टेक्स्ट बुक के करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लवणीय और क्षारीय मृदाएं होती हैं। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। कौन सी जलवायु में? शुष्क जलवायु में। अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है, आपको पता होगा 7 से कम होता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपके कहाँ पे है? करनाल में स्थित है। राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है, कितना है? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं 3.74 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए जिप्सम से, पायराइट से, फॉस्फो जिप्सम से या फिर चूने वाले पदार्थों से। तो आंसर इसका इजी है, किससे होगा? चूने वाले पदार्थों से अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है। क्षारीय मृदाओं का सुधार कैसे होता है? तो देखिए जिप्सम से भी होता है, फॉस्फो जिप्सम से भी और पायराइट से भी, यानी कि सभी से होगा। ठीक है, तो क्षारीय मृदाओं का सुधार जिप्सम से मान लीजिए और अम्लीय मृदाओं का सुधार चूने वाले पदार्थों से होता है। जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है। अगला है हमारा जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए 23.2% के लगभग। राजस्थान में पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो आंसर होगा सीकर में। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है, आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने में जब आप जल मिला देते हैं तो उसे आप बोलते हैं बुझा हुआ चूना। पायराइट का सूत्र है, सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो इसका सूत्र होगा FeS2, आयरन पायरेट। ठीक है, ये तो हो जाते हैं टेक्सटाइल मृदाएं पाई जाती हैं, तो आंसर होगा नम जलवायु में। मृदा में सक्रिय अम्लता का कारण क्या है? तो आंसर होगा H+ आयन, और OH आयन क्षारीयता का कारण है। तीसरा है वह अम्लता जो मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित H+ आयन और एल्युमिनियम आयन के कारण उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं आप, कौन सी अम्लता कहते हैं उसे? विनिमय अम्लता। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र हो जाता है। साधारणतः कितने वर्ष बाद मृदा अम्लीय होने पर दोबारा चूने का प्रयोग करते हैं जिससे आपकी मृदा की उर्वर क्षमता बनी रहती है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है, लवणीय मृदा का पीएच मान होता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप 8.5 से कम। क्षारीय मृदाओं में विनिमय सोडियम की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं 15% या इससे अधिक। क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है कितना होगा? 7 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे 7 से ज़्यादा कौन सा है? यही है एक ऑप्शन, 8.5 से 10 तक ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। भारत में जिप्सम का प्रयोग भू सुधारक के रूप में सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आप देख सकते हैं, आंसर होगा JW लेदर ने। कृषि में प्रयुक्त पायराइट में कितना सल्फर पाया जाता है? पायराइट यानी कि FeS2 में S2 सल्फर वो कितना पाया जाता है? तो आंसर होगा 22%। पायराइट में घुलनशील सल्फर की प्रतिशतता होती है, ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप B, 5.5 से 8% तक। हाँ, सही आंसर है इसका। फॉस्फो जिप्सम में सल्फर की प्रतिशतता है, इसका पढ़ सकते हैं ऑप्शन, आंसर होगा 16%। ढैंचा के कोष का रस का पीएच होता है, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं 4%, आंसर होगा सही आंसर 4%। लवणीय जल की विद्युत चालकता होती है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑप्शन आप देखिए, आंसर होगा 4। ठीक है, सिंचाई के जल में सुरक्षित प्रयोग के लिए अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा मिली तुल्यांक पर लीटर में होती है। सुरक्षित प्रयोग के लिए कितनी होती है? तो आंसर होगा 1.25 से कम। तो ये हो जाते हैं हमारे, एक वीडियो हमने देख लिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। अब आने वाली वीडियो में हमारे बचे हुए चैप्टर हो जाएंगे। हमारा बोर्ड केमिस्ट्री कृषि रसायन के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये यहाँ से आ जाएंगे। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं एक और कृषि रसायन की वस्तुनिष्ठ वाली वीडियो में। धन्यवाद।